हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का इतिहास, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 जो है काफ़ी डिटेल्स के साथ जितना लेवल पर 10th में दिया हुआ है, 10th का जो बिहार बोर्ड का बुक है, उस लेवल पर पूरा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसका शीर्षक है समाजवाद एवं साम्यवाद। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी, चाहे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो या फिर मैचिंग वाले प्रश्न हो, सारा जो है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से करने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो चैप्टर में ही इंक्लूड है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, और मैचिंग टाइप जो क्वेश्चन है, उसको मैंने क्या किया है, अलग कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, वह है समाजवाद। तो हम लोग जानेंगे समाजवाद क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। ठीक है? यह एक ऐसी लोकतंत्रात्मक विचारधारा है जिसमें संपत्ति तथा स्वामित्व जो है समाज के अधीन होता है। ठीक है? जिसमें कोई भी संपत्ति है या फिर स्वामित्व की बात आता है, अगर पूरे समाज के लिए होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? किसी किसी एक खास वर्ग या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी व्यक्तियों को, सभी समुदायों को ध्यान में रख कर के अगर कुछ किया जाए, तो ऐसी भावना क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे साम्यवाद के बारे में। तो देखिए क्या है, साम्यवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, जिसमें एक सत्तावादी राज्य के माध्यम से एक समाज, ठीक है, बनाना शामिल है, जो बुनियादी स्वतंत्रता से क्या करती है? इनकार करती है। ठीक है? तो साम्यवाद के बारे में हम लोग जाना, क्या जाना? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक सत्तावादी राज्य के माध्यम से एक समाज बनाना शामिल है। मतलब एक सत्तावादी राज्य होगा, उसी के हिसाब से अगर हम लोग चले, नहीं, वो जो है जिस प्रकार का नियम कानून हम लोगों पर ला दे, उसी के हिसाब से चले, तो ये क्या है? साम्यवाद है। ठीक है? चलिए, इसी में आता है पूंजीवाद। नहीं, ये क्वेश्चन है शायद, इसलिए इसमें क्या आया है? पूंजीवाद क्या है? क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है? तो देखिए क्या है, तो कहा कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। जिसमें कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति या खुद के बारे में सोचे, नहीं पूरे समाज के बारे में नहीं सोच करके खुद के बारे में सोचे, तो वह क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है? नहीं, जिसमें व्यक्ति क्या हो, अपने निजी पूंजीपति के बारे में सोचे या फिर निजी लाभ के बारे में सोचे, तो वह क्या है? पूंजीवाद है। ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट है जिसको जानना आवश्यक है। क्या कर रहा है देखिए, कहता है यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का क्या करती है? विरोध करती है। नहीं, यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे समाजवाद की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है? तो देखिए, कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई थी। नहीं, इसी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है समाजवाद की उत्पत्ति हुई। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में अमूल परिवर्तन ला करके रख दिया। ठीक है? क्या करा देखिए, करा इसमें कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े-बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उसका जो है क्रूर शोषण हो रहा था। नहीं, जैसे 18वीं शताब्दी मैंने पहले ही बताया, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या हो गया कि मजदूरों के बदले मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो गया होगा, नहीं? जिससे क्या हुआ होगा, मजदूरों को रोजगार मिलना बंद गया होगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा, उस वो जो श्रमिक था, जिसको हम लोग मजदूर भी कहते हैं, नहीं, उसका क्रूर शोषण होने लगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट है देखिए, क्रय नोट आर्थिक दृष्टि से जो है समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। नहीं, अगर आर्थिक विभाजन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो समाज का जो वर्गीकरण है वह 2 भागों में हो गया था। एक क्या है? पूंजीपति वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग पूंजीपति वर्ग के बारे में समझ लेंगे। तो क्या कहता है देखिए, मध्यम वर्ग और संपन्न सामाजिक वर्ग, जिसमें वे लोग आते हैं जिसके पास जो है
संपत्ति और उच्च आर्थिक प्रतिफल होते हैं, ठीक है? उन्हें पूंजीपति के रूप में एक साथ रखा जाता है, ठीक है? मतलब जो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा हो, जिसके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो, धन की कोई कमी नहीं हो, ठीक है? तो उसे जो है पूंजीवाद की श्रेणी में रखा गया था। इसी में आता है श्रमिक वर्ग, ठीक है? देखिए श्रमिक वर्ग वे व्यक्ति होते हैं जिसको किसी विशिष्ट कार्यों के लिए ही नियुक्त किया जाता है। नहीं, श्रमिक का जो कार्य है मुख्यतः शारीरिक होता है। यह व्यवसाय का वेतनभोगी कर्मचारी होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने समझा पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बारे में। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक समाजवाद का विभाजन। नहीं, तो देखिए आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया है। एक क्या है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, जिसको हम लोग यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। नहीं, हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवाद का विभाजन हुआ था, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। एगो क्या है मार्क्स के बाद का समाजवाद, जिसको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। नहीं, तो 2 बात है यहाँ पर देखिए, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और दूसरा क्या है मार्क्स के बाद का समाजवाद। नहीं, अब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे मार्क्स से पूर्व का समाजवाद अर्थात यूटोपियन समाजवाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं यूटोपियन समाजवादी के बारे में, ठीक है? तो ये क्या है देखिए ज़्यादातर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांति में विश्वास रखते थे। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? तो ये लोग लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि क्या करते थे? शांत रह करके जो है समस्या को सुलझाना चाहते थे। देखिए प्रथम जो है यूटोपियन समाजी हिल ने समाजवादी विचारधारा के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एक फ्रांसीसी विचारक स जो है जिसने एक फ्रांसीसी विचारक मतलब यहाँ पर क्या होता है जो एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक-दूसरे का शोषण करने के बदले मिल-जुल कर प्रकृति का क्या करें? दोहन करें। ठीक है? इसमें देखिए क्या है एक अन्य यूटोपियन विचारक जो है चार्ल्स फॉरियर था, वह आधुनिक औद्योगिक वाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। ठीक है? वैसे बहुत सारा पॉइंट है, हम लोगों ने जो है बिहार बोर्ड में जो दिया हुआ है बुक में, उसके हिसाब से पूरा नोट्स बनाया है और उसको कवर किया है ताकि एग्ज़ाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटे। ठीक है? देखिए क्या है फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति लुई ब्ला था, जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। उसके सुधार कार्यक्रम जो है अधिक व्यावहारिक थे। नहीं, इसके बाद है देखिए क्या है, कह रहा है कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति जो है रॉबर्ट ओवन था। नहीं, उसने जो है स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। तो चलिए अभी हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे यूटोप समाजवाद के विचारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बनता है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन कीजिए। तो अभी यूटोपियन समाजवादी पर है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। क्या करा है? यूटोपियन समाजवाद एक लेवल है, जो आधुनिक समाजवादी विचारों के पहले धाराओं को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूटोपियन समाजवाद को अक्सर कल्पनात्मक या भविष्यवादी आदर्श समाजों के लिए दृष्टि और रूपरेखा की प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया जाता है। नहीं, क्या है देखिए, सकारात्मक विचारधारा इस तरह की दिशा में समाज को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण है। बाद में सोशलिस्ट और यूटोपियन समाजवाद के आलोचकों ने यूटोपियन समाजवाद को देखा, क्योंकि मौजूदा समाज की वास्तविक और भौतिक परिस्थितियों में और कुछ मामलों में प्रतिक्रिया नहीं है। आदर्श समाजों के इन दृष्टिकोण ने मार्क्सवादी प्रेरित क्रांतिकारी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस शब्द को अक्सर उन समाजवादियों पर लागू किया जाता है जो 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में रहते थे, जिन्हें बाद में समाजवादियों के द्वारा लेवल यूटोपियन के जो है रूप में वर्णित किया गया था, ताकि वे बेवकूफ़ों को अपमानित कर सके और अपने विचारों को कल्पित और अवास्तविक के रूप में खारिज कर सके। ठीक है? अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं? नहीं, तो कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बुक में और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है? तो चलिए हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है? देखिए क्या कर रहा है कार्ल मार्क्स जो है कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को पर्शिया के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है? उनके पिता एक वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया था, जहाँ उन्हें क्या करा देखिए, जहाँ उन्होंने हीगल के विचारों से प्रभावित होकर यंग जो है हिगेलियन नामक एक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
राइनिस जो है ज़ाइटरग नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में जो है धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता की आवाज़ उठाई। अपने क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया। मार्क्स ने जेनी नामक सहपाठिनी से विवाह रचा लिया। उन्होंने होली फैमिली नामक पुस्तक द्वारा भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग के सैद्धांतिक विचारधारा के तत्वों पर व्यापकता से प्रकाश डाला। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। और कब किया गया था इसके द्वारा? तो 1867 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन और है कि जो है दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है? इसमें एक और पॉइंट है, देखिए क्या है? तो कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु है 15 मार्च 1883 ईस्वी को हो गई। नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? हम लोग क्या बोल सकते हैं? 15 मार्च 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। अभी पढ़ेंगे, देखिए मार्क्स के कुछ सिद्धांत। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स जो है उसके कुछ सिद्धांत थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है? कह रहा है मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यह है कि इस संसार का आधार भौतिक तत्व है या पदार्थ है, जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप जो है धारण कर लेता है। नहीं, देखिए क्या है? क्रांति न टाली जाने वाली सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। ठीक है? कह रहा है कि विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 अवस्थाएँ द्वंदात्मक भौतिकवाद की है। कार्ल मार्क्स ने कहा, विश्व के कारीगरों और मज़दूरों एक हो, आओ तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है। नहीं, तो कहा जाए तो अगर कार्ल मार्क्स ने क्या नारा दिया था? वो कहा था, देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के कारीगरों और मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है। ठीक है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास, कहता है, तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से थर-थर काँपता है, तो उसे काँपने दो, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है? तो ये था जो है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है? तो देखिए क्या है, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। ठीक है? उसके अनुसार इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? हम लोग उसको जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? आदिम जो है साम्यवादी युग, दूसरा है दासता का युग, तीसरा है सामंती युग। अगर चौथा की बात करें तो वह क्या है? देखिए, पूंजीवादी युग, पाँचवाँ जो है समाजवादी युग, छठा क्या है? साम्यवादी युग। ठीक है? इसके बाद क्या है? मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या करा, देखिए 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को ही जाता है। इस सम्मेलन में यह नारा बुलंद किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है? इसके बाद है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। देखिए, क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें 20 देशों के करीब 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है? इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। नहीं, इस सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। देखिए इसमें क्या-क्या निर्णय लिया गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन जो है मज़दूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नहीं, तो ये जो संघ था, द्वितीय संघ, इसमें क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष का जो है 1 मई का जो दिन होगा, उस दिन क्या होगा? मज़दूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मज़दूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की माँग किया जाना भी तय किया गया। मतलब एक मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितने देर कर सकता है? 8 घंटे कार्य कर सकता है। ठीक है? अगर ज़्यादा कार्य करेगा तो इसके बदले ज़्यादा जो है मेहनताना उसको देना पड़ेगा। नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जो है ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। नहीं, इसमें देखिए एक पॉइंट है जो कि समझना होगा हमें। क्या करा है, 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मज़दूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ठीक है?
अभी भी हम लोग जो है 1 मई को क्या मनाते हैं? मज़दूर दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसका कारण है 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मज़दूरों ने, ठीक है? कितने? लाखों-लाखों की संख्या में मज़दूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में सारे देश में जो है मनाया जाता है। ठीक है? क्वेश्चन पूछेगा 1 मई को हम लोग जो है कौन-सा दिवस मनाते हैं? तो क्या हो जाएगा? मज़दूर दिवस। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? क्या है यहाँ पर देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक मज़दूर, सामान्य मज़दूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? एक बार फिर समझ लीजिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, ठीक है? कृषक मज़दूर, सामान्य मज़दूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। तो देखिए, रूस में 1917 ईस्वी में हुई क्रांति को ही नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है? देखिए, बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दिशा एवं दशा निर्धारित की थी। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि इसको बोल्शेविक की ही क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दिशा एवं दशा जो है निर्धारित की थी। ठीक है? इसमें क्या कहा है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। और इस क्रांति के क्या-क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है। नहीं, टाइम तो लगेगा लगेगा ही। देखिए, पहला कारण क्या था? ज़ार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। ठीक है? ज़ार जो है, ज़ार कौन थे? तो ज़ार जो है रूस का जो सम्राट होता था उस समय, उसे ज़ार कहा जाता था। ठीक है? इसमें इसलिए लिखा है कि ज़ार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। कहता है 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासक था। उस समय रूस के सम्राट को ज़ार कहा जाता था। वहाँ वहाँ का ज़ार निकोलस द्वितीय था। ठीक है? वहाँ का ज़ार कौन था? मतलब वहाँ का जो सम्राट था वो कौन था? निकोलस द्वितीय था, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। वे दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख-दुःख की कोई चिंता नहीं थी। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूस में बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय था। नहीं, उसके पास पूँजी का अभाव था तथा वे तथा व जो वे है करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई उपाय नहीं था। तीसरा क्या है देखिए, मज़दूरों की दयनीय स्थिति। कहता है रूस में मज़दूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी मज़दूरी काफ़ी कम थी। मज़दूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी माँगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है? चौथा जो कारण है वह क्या है? रूसीकरण की नीति। नहीं, इसमें क्या है देखिए, रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे और इसके जो है इनके रस्म-रिवाज भी अलग-अलग थे। लेकिन रूसीकरण की नीति के अनुसार सबको रूसी पढ़नी और बोलनी पड़ती थी, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। 1863 में जो है इस नीति के विरोध में भी विद्रोह हुआ। नहीं, इसके बाद है कर्मचारियों, कामगारों की दयनीय स्थिति। तो देखिए, कर्मचारियों को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था। इसके एवज में मिलने वाली मज़दूरी इतनी कम होती थी कि जो है उससे उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई होती थी। मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे, हड़तालों पर प्रतिबंध था, उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है? इसके बाद है औद्योगिकरण की समस्या। नहीं, तो देखिए रूस में औद्योगिकरण जो है पिछड़ापन व्याप्त था। औद्योगिक पिछड़ापन जो है व्याप्त था। वहाँ चूँकि पूँजी का अभाव था, जिसके कारण विदेशी पूँजी के बल पर कुछ जो है उद्योग थे, लेकिन वे खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। विदेशी पूँजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मज़दूरों का शोषण करते थे। ठीक है? मज़दूर असहाय थे और राजा को कोई चिंता नहीं थी। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति, इसके क्या कारण थे, उसको हम लोगों ने डिटेल्स के साथ पढ़ा। अभी पढ़ेंगे हम लोग मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत जो है किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? क्या करा देखिए, 7 मार्च 1917 ईस्वी को, जो कि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 हो गया, पेट्रोग्राड जो कि वर्तमान में लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है, की सड़कों पर किसान मज़दूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़ों कपड़े जो होता है, कपड़े की मिलों की महिला मज़दूरों ने बहुत सारे कारखानों में जो है रोटी की माँग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मज़दूर भी शामिल हो गए। नहीं, जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की इस टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया, तो उसने भी विद्रोह कर दिया। अतः उसे हथियार छीनने पड़े। ज़ार की
जार की जो है सबसे विश्वस्त टुकड़ी जिसका नाम क्या था प्रोओब्रासेंस की रेजिमेंट ने भी जो है विद्रोह कर दिया। नहीं, सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया, फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। यह फरवरी फरवरी की रूसी क्रांति कहलाती है क्योंकि पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश का निरंकुश राज जो है जारशाही का अंत हो गया। अब इसी में एक पॉइंट है, खूनी रविवार क्या है? जो कि खूब क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, क्या करा देखिए 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में एशिया के एक छोटे देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। नहीं, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, लेकिन ठीक है, सरकार की सेना ने इस थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस स्थिति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या करा है खूनी रविवार क्या है? देखिए 1905 के रूस जापान युद्ध में एशिया के एक छोटे देश जापान से जो है रूस की पराजय हो गई, जिसके कारण वहां पर क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो है रोटी दे दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, लेकिन जार की सेना ने क्या किया? इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, क्योंकि यह दिन रविवार का था। ठीक है, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे अक्टूबर क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए क्या करा है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, ठीक है, तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और उस पर अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट है अप्रैल थेसिस। तो देखिए अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जो अप्रैल थेसिस के नाम से जानी जाती है। नहीं, क्या है देखिए, इसमें है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेस्ट जो है लिटोवस्क की संधि किसके बीच में हुआ था? तो क्या होगा? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित हुआ था। क्वेश्चन है पूछेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? ट्रोट्स्की हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए है चेका, क्वेश्चन पूछा हुआ है चेका क्या है? नहीं, तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था जिसका उपयोग आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किया जाता था, जो अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेता था। नहीं, इसी में है देखिए नोट, 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेनिन के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब आया लेनिन। तो क्या करा? लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। 1920 से 21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की? तो क्या हो जाएगा? लेनिन ने। ठीक है, देखिए कहता है कि नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की स्थिति को मजबूत, पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग, ठीक है, करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है? देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि 1921 ईस्वी में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, ठीक है, पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे, वो क्या-क्या थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कदम क्या था देखिए, करा किसानों से उस जो है उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली बंद कर दी गई। अब किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति थी। मुद्रा में स्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना जो है प्रारंभ कर दिया था। नहीं, इसके बाद क्या है, सरकार ने जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों को बाँट दिया था। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की आवश्यकता थी, जिसके लिए व्यक्तिगत किसान से ज़मीन
लेकर समूहों को सुपुर्द कर दी गई। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, 1922 में लगभग 4,000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनियों को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद है अधिक नहीं, इसके बाद क्या है देखिए, अधिक श्रम करवाने और समान जो है वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य की समय सीमा, वेतन सहित 2 सप्ताह का अवकाश, बीमारी के दौरान वेतन और चिकित्सा लाभ जैसे सामाजिक बीमा के लाभ आदि प्रदान किए गए। ठीक है? तो ये था लेनिन का नई आर्थिक नीति। अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कह रहा है बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी। नहीं, जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत नीचे आ गया है। इस कारण से रोष में किसान अपना अनाज सरकार को देने के बजाय उसे जला देना बेहतर समझने लगे। ठीक है? इससे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। ने 20 श्रमिकों को रखकर कोई भी निजी जो है कारखाना चला सकता था। कई नए बदलाव से बनी यह जो है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार लागू की गई आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या था? समझौता ही तो था। ठीक है? चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति का प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है? तो इसका देखते हैं हम लोग आंसर। क्या करा देखिए, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता के रूप में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। ठीक है? देखिए क्या क्या कर रहा है, रूसी क्रांति के बाद विश्व जो है विचारधारा का स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया। नहीं, देखिए वो 2 खेमा क्या था, इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नहीं, क्या कर रहा है देखिए, इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। ठीक है? फिर क्या करा देखिए, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच जो है शस्त्र की होड़ चलती रही। यहाँ पे एक नया पॉइंट है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या होता है? तो जिसमें हम लोग अस्त्रों का प्रयोग नहीं करके, ठीक है, अपने वाक्यों के द्वारा जो है एक दूसरे को भला-बुरा कहते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है? इसे अगला पॉइंट हमारा क्या है देखिए, कह रहा है कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तन रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। ठीक है? हमारा अगला पॉइंट क्या है देखिए, कह रहा है कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है? अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, ये जो क्रांति है मतलब क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? ठीक है? मतलब ये जो क्रांति हुई थी रूसी क्रांति, उससे पूर्व जो थी रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए क्या है, क्रांति से पूर्व, ठीक है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे-छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक है? उनके पास जो है पूँजी की कमी थी, वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। ठीक है? तो ये थी स्थिति रूसी किसानों की। नहीं, अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है रूसी क्रांति? नहीं, कहता है रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण थे। पहला, सामाजिक विषमता। ठीक है? कहता है कि रूसी समाज 2 हिस्सों में विभाजित था। एक श्रेणी में संपन्न, सामर्थ्य और सम्मानित वर्ग के लोग थे, तो दूसरे वर्ग में उत्पीड़ित, शोषित, भूमिहीन किसान और दास थे। इस कारण से सामाजिक जीवन जो है असंतोष और आक्रोश और उथल-पुथल से क्या था? भरा हुआ था। ठीक है? इसके बाद जो है देखिए क्या है अगला पॉइंट हमारा, ज़ार की निरंकुशता। तो यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य काफ़ी बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का ज़ार अभी भी राजा की जो है दैवीय अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी जो है शक्ति कम करने को तैयार नहीं था, फलस्वरूप जनता में भारी आक्रोश था। ठीक है? इसके बाद देखिए रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि रूस में अनेक राष्ट्र के लोग रहते थे।
स्लाव, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियाँ तो अलग थी ही, ये अलग-अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। इनके रस्म-रिवाज पूरी तरह से विभिन्न थे। ऐसे स्थिति में ज़ार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, ठीक है? इससे अल्पसंख्यकों जो मतलब अल्पसंख्यक जाति के जो लोग थे, उसमें रोष फैलने लगा। ज़ार के इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों के द्वारा विरोध होने लगा। इस प्रकार से रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु बहुत हद तक उत्तरदायी था। ठीक है? इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? मतलब साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की स्थापना हुई, जो एक नए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति को समाप्त कर सभी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्पादन, वितरण, बाजार एवं पूंजी पर जो है राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। समाज से विशेषाधिकार समाप्त हो गया तथा अमीर-गरीब बराबर हो गए, ठीक है? श्रमिकों यहाँ पे क्या है देखिए, कह रहा है श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाने लगी। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करने लगे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ। उत्पादन में सभी का भाग बराबर रहता था। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध रूस की पराजय ने मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ने रूस की हार से पहले ही लेनिन ने स्वयं स्वयं जो है युद्ध से हाथ मतलब खींच लिया था और क्या किया सैनिकों को वापस बुला लिया। 1805 में रूस जो है जापान जैसे छोटे देश से हार जाना, इसके बाद खूनी रविवार हो गया। ये सब जो घटना है, इसके अलावा जो है देश में फैली गरीबी, नहीं अन्य भाषावादियों पर ज़बरदस्ती रूसी भाषा लादना आदि ऐसे अनेक कारणों ने क्रांति का क्या किया मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इसके बाद है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो देखिए रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ना सबसे पहले क्या है? तो अकुशल शासन व्यवस्था। रूस में सरकार जो है अकुशल और निरंकुश थी। ज़ार का प्रशासन निर्बल और भ्रष्ट था। उसके अफसर अयोग्य थे। नियुक्ति का आधार योग्यता की जगह अपने लोगों से स्थान भरना था। स्वच्छचारिता बढ़ गई थी। ठीक है? इसके बाद है ज़ार की निरंकुशता। देखिए राजा की शक्ति घटा दी गई थी परंतु रूस का ज़ार अभी भी दैवीय सिद्धांत को पकड़े हुए था। वह विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। जनता की स्थिति जो है बदहाल हो चुकी थी। ठीक है? इसके बाद है देखिए रूसीकरण की नीति। तो रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे और इनके रस्म-रिवाज भी अलग-अलग थे। लेकिन रूसीकरण की नीति थी कि सबको रूसी पढ़नी और बोलनी पड़ेगी, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। इसके कारण क्या हुआ 1863 में इस नीति के विरोध में विद्रोह भी हो गया। नहीं, ठीक है? इसके अलावा क्या है देखिए, कर्मचारियों, कामगारों की दयनीय स्थिति। नहीं, तो कर्मचारियों को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसके एवज़ में मिलने वाली मज़दूरी इतनी कम होती थी कि उससे उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई होती थी। ठीक है? मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक है? उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार जो है प्राप्त नहीं थे। इसके अलावा क्या है औद्योगिकरण की समस्या। तो देखिए क्या है कि रूस में औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त था। वहाँ चूँकि पूँजी का अभाव था जिस कारण विदेशी पूँजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वे खास-खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। ठीक है? विदेशी पूँजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मज़दूरों का शोषण करते थे। ठीक है? मज़दूर असहाय थे नहीं और इसकी जो है राजा को कोई चिंता न थी। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, ठीक है? जहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, जहाँ पर जो पॉइंट बना हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है? और उसके उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन है 1861 ईस्वी है, 1862 ईस्वी है, 1863 ईस्वी है, 1864 ईस्वी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1861 ईस्वी, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो हम लोग पढ़े हैं। रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामान की रूस का सम्राट। तो यहाँ पे हो जाएगा रूस का सम्राट। यहाँ पर जो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है? क्या हो जाएगा रूस का सम्राट, मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। रूस में ज़ार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट ही होता है, ठीक है?
इसके बाद है देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है? इसके बाद है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला जो है प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। नहीं, इसके बाद है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था इसमें से? तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है? इसके बाद है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय की रचना है। नहीं, इसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, ठीक है? इसके बाद है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसमें क्या हो जाएगा? लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन जो है देशों के बीच हुआ था? तो जो है ब्रेस्ट लिटवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नहीं, इसके बाद है रिक्त स्थानों की भरे, मतलब रिक्त स्थानों को भरे। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार डॉट डॉट था, तो निकोलस द्वितीय हो जाएगा। मतलब रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जो था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है? इसके बाद है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इसके बाद है नई आर्थिक नीति डॉट 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 ईस्वी में लागू हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में जो है नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। इसके बाद था रॉबर्ट ओवन, वो यहाँ पे खाली स्थान होता का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन जो है ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। इसके बाद है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यू यूटोपियनी को माना जाता है। नहीं, चलिए अब हम लोग देखेंगे मिलान प्रश्न मतलब क्या है? क्वेश्चन निम्नलिखित को मिलान करें। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन जो है 2 प्रकार का है, एक है समूह अ और समूह ब। सबसे पहला है दास कैपिटल, तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है? इसके बाद चे का क्या है? तो एक जो है गुप्त पुलिस का संगठन है। नई आर्थिक नीति किसने दिया था? तो हमको पता है लेनिन ने दिया था। इसके बाद क्या है देखिए कार्ल मार्क्स की मृत्यु, तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हम लोग जानते हैं 1883 ईस्वी में हुआ था और स्टालिन की मृत्यु की बात करेंगे कब हुआ था? 1953 ईस्वी में, ठीक है? देखिए इसका आंसर भी जो है ये दिया होगा यहाँ पे, सबका आंसर दिया हुआ है, ठीक है? दास कैपिटल क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। इसके बाद है चेका, तो गुप्त पुलिस संगठन। इसके बाद 3 की बात करिएगा नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या दिया है? लेनिन। कार्ल मार्क्स की मृत्यु तो कब हो गया? 1883 ईस्वी में और स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में, ठीक है? इस तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10th के लेवल पर जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, चाहे वो अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, ठीक है? मिलान वाले प्रश्न हो, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न हो या फिर चैप्टर में क्वेश्चन के अलावा भी जितने पॉइंट थे, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स के साथ अध्ययन किया। जय हिंद।